So now see 10th question. So 10th question is show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. अगर हमको कोई भी सेट दिया हुआ है आंसर और सॉल्यूशन, so let's suppose let A is equal to let's say 1 comma 2, this is A, right? B is a set having value 1 comma 2 comma 3 comma 4, right? And C is a set having value let's say 1 comma 2 comma 7 comma 8, right? So we have considered a set, or you can take it as 1 comma 2, you can take it as 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 also, otherwise this was also fine. So A is this set, B is this set, and C is this set. Now what is A intersection B? A intersection B means common elements in A and B, so the elements are 1 comma 2. एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स ए और सी में वो भी कितने हैं? 1 comma 2 है. तो यहाँ से हमने क्या कंडीशन मानी हुई है, हमको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो हमने वही एलिमेंट्स कंसिडर किए कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी के. यहाँ से हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है. बट क्या सेट बी सी के इक्वल है? बी में 1 2 3 4 है, सी में 1 2 3 4 5 6 है, तो बट बी इज नॉट इक्वल टू सी. तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी. इसका मतलब ये नहीं बताता कि बी सी के इक्वल है. आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड then we'll see that B will not be equal to C. हो सकता है B C के इक्वल भी आ जाए, पर B C के इक्वल आ जाए और एक कंडीशन ये वाली है हमारे पास B is not equal to C, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं होता. अगर किसी कंडीशन को ट्रू होना है तो वो हर केस में ट्रू होगी. अगर किसी एक भी केस में वो फॉल्स हो गई, मतलब वो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. तो यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो. A को ले लो 1, B को ले लो 1 comma 2, सी को ले लो 1 comma 2 comma 3, फिर करके देख लो तो भी यही है हमारे पास आएगा कि B इज़ नॉट इक्वल टू C. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, शो दैट A इज इक्वल टू B. अब देखो हम लोगों को क्या है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. मिसलिनियस एक्सरसाइज है, काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है. कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करना, 4-5 बार इस वीडियो को देखना, स्टेप्स को प्रोसेस करना, खुद लिख के करना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आने के चांसेस हैं. क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस, हर किसी के समझ में आएगी भी नहीं. तो देखते हैं 11th क्वेश्चन. प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ आएगा. बहुत इजी भी बन जाएगा जब हमको चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो हमको बहुत इजी लगेगा. अभी हमारे लिए नया नया है तो इसलिए हमको 4-5 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. अब देखो 11th क्वेश्चन में हमने मान लिया कि सॉल्यूशन देखते हैं कि हमने मान लिया कोई ए सेट है, ए उसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स. ए सेट को हम ये लिख सकते हैं क्या? देखो कंसिडर करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल समझा देता हूँ इधर कि अगर हमने मान लिया ए कोई सेट है. अब ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 comma 2, कोई भी ले लो. एक्स कोई सेट है, उसमें मान लिया 3 comma 4. अब देखो ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स कितना होगा? 1 comma 2 comma 3 comma 4 ए होगा. अब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ वो कितना होगा? ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ. तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 1 comma 2 ही तो है. अब 1 comma 2 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है. तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं ना. ये बहुत इजी है, आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो. हमने एक एग्जांपल लिया तो ए यूनियन एक्स की वैल्यू निकाली. ए यूनियन एक्स किसके इक्वल आ रहा है? ए यूनियन एक्स. और ए का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल है, ए के ही इक्वल आ रहा है, 1 comma 2 आ रहा है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि ए यूनियन एक्स की वैल्यू दी हुई हमको बी यूनियन एक्स के इक्वल. तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह लिख दिए बी यूनियन एक्स.
कुछ भी नहीं किया अभी तक, ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख दिए। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह खोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, मैंने पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई कंसिडर कर लें तो अगर ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई है, इसको बोल देते हैं ए प्लस बी कह देते हैं इसको। तो हम कैसे खोलते हैं मल्टीप्लाई को, ये रफ में बता रहा हूँ, ये करना नहीं। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, इसको कैसे खोलेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसे ही खोलते हैं। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हमको इसको भी खोलना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, वही एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, अब ए इंटरसेक्शन एक्स हमको दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। तो जब ए इंटरसेक्शन एक्स 5 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5। अब किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन, वो क्या होगा, वो खुद सेट ही तो होगा ये। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका यूनियन 5 के साथ यही तो होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसको हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। वही सेकंड इक्वेशन भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमने ए को लिया था अब की बार बी को ले लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, सेम यहाँ पे जहाँ पे ए लिया था वहाँ पे हमने बी लिया अब की बार। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम पहले तो बी यूनियन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स, क्योंकि बी यूनियन एक्स हमको दिया हुआ है ए यूनियन एक्स के इक्वल। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू अगर इसको खोले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करें, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स हमको दिया हुआ है 5 के इक्वल, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, तो लगाते हैं। तो ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5। अब अगर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही तो होगा। किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन क्या होगा, वो खुद सेट ही तो होगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटरसेक्शन ए। अब इसको बी इंटरसेक्शन ए का हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी का हो, बात तो वही है। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेटमेंट। अब फर्स्ट और स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट सेम है आरएचएस से, तो क्या हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं क्या। तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होंगे, बट दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर, दिस इज द ईजीएस्ट प्रोसीजर आई हैव गॉट फॉर यू। सो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। बाकी सारे मेथड्स बहुत डिफिकल्ट होंगे और ये एकदम सही तरीका भी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा 11th क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets। मतलब 3 सेट्स हमको कुछ ऐसे कंसिडर करने हैं कि A इंटरसेक्शन B निकालें, B इंटरसेक्शन C निकालें और A इंटरसेक्शन C निकालें, तो नॉन एम्प्टी सेट्स आए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली सेट्स नहीं होना चाहिए। और तीनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले आपस में तो वो होना चाहिए 5, वो आना चाहिए एम्प्टी सेट। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल्स ले लेके कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल बनता है जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम वो एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ एन हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग गेस करेंगे सेट्स की वैल्यू। तो मान लेते हैं सेट ए है 1,2, सेट ए है 1,2। बी सेट हमने कंसिडर किया, बी सेट मान लेते हैं 2,3। सी सेट हमने मान लिया 1,2,3 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो आप लोगों का अलग अलग सेट्स भी ले सकते हैं, यू कैन टेक सेट्स ऑफ योर चॉइस ऑल्सो। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2। यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है, अब कॉमन एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2 और 3, तो ये हो गया 2 और 3। ए इंटरसेक्शन सी वो कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी 1,2। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, तीनों कुछ ना कुछ वैल्यू है तीनों सेट्स में, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी सेट्स नहीं है। तो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब वो क्या आ रही है, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है।
राइट, तीनों में इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कॉमन एलिमेंट कितना है 2। तो इसका मतलब ये 5 के इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी गलत है, हमको तो कोई और वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम कोई दूसरा सेट लेते हैं जिसमें बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों की ये वाली कंडीशन 5 हो जाए। अब 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को यहाँ से अगर हम हटा दें, देखते हैं, मान लेते हैं अब की बार हमारे पास कॉमन सेट्स है भाई, तीनों में कॉमन क्या है, 2 ही तो है, एक में से 2 को हटा देते हैं। तो ए मान लेते हैं 1,2, बी मान लेते हैं 2,3, सी मान लेते हैं, सी सेट से हमारे पास 3 मान लेते हैं, 2,3 है तो 2 को हमको हटाना है, तो 1,3 मान लेते हैं। अब सेट सी है 1,3। अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी कितना है यहाँ पे हमारे पास 1, तो मतलब ये क्या है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट आ गए। ए इंटरसेक्शन सी कितना है, कॉमन एलिमेंट कितने हैं ए और सी में 1, तो ये तीनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, सेकंड जो कंडीशन दी हुई थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, नॉन है, मतलब एम्प्टी सेट आ रहा है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब सेट्स की वैल्यू क्या हो गई, ए ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा, हमको आपके हिसाब से आप अलग वैल्यूज़ भी ले सकते हो, पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स, और ये एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13th। सो इन क्वेश्चन नंबर 13th इट इज़ गिवन, ध्यान से देखना, हम लोग इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे आने वाले क्वेश्चंस को। तो टोटल इन अ सर्वे देयर आर 600 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स is equal to 600. 150 were found to be taking tea. So tea takers, how many people are taking tea? 150 students are taking tea. So 225 taking coffee. So coffee takers 225. 100 were taking both tea and coffee. So both tea and coffee. Both tea and coffee means intersection. So both tea and coffee are 100. So that means if this is set T, so set T has 150 elements. If this is set C, so set C has 225 elements. And means T intersection C. We'll understand this with the help of, these are elements. I'm just letting you to understand this. Don't take it like, don't write it here. So just I'm trying to make you understand the concept behind it. So how many students were taking neither tea nor coffee? So we have to find out how many students were taking neither tea nor coffee. So try to understand this with the help of Venn diagram. So U means total. So total is 600, right? 600. So tea takers, coffee takers. So tea takers, coffee takers, right? Now tea taker, what is both tea and coffee? T intersection C. So this portion will be how much? This portion will be 100. So we can say common elements are 100. Common means both tea and coffee. So intersection is 100. So tea takers are 150, right? So only tea takers will be only tea takers, only tea taking students. You can say only tea taking students. How many tea taking students will be there? Only tea taking, because here tea taker means 150 students are taking tea, along with few of them are taking coffee also, because there is this tea intersection lies in tea also. So only tea taking students will be 150
माइनस दिस 150 माइनस 100। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि टी टेकिंग में कौन से हैं ये। अगर मैं इसको पेंसिल से शेड करूं तो टी टेकिंग स्टूडेंट्स, टी टेकिंग स्टूडेंट्स आर these students are 150, right? 150. So if I want only this portion, ये वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, केवल इस वाले पोर्शन की बात करें, तो इस वाले पोर्शन में कितने लोग होंगे? इस पूरे में से इसको माइनस कर दो। तो इस पूरे में से जब हमने इसको माइनस किया तो 150 माइनस 100, तो 150 माइनस 100 कितने होते हैं? 50। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन में कितने हैं? 50, राइट। और कॉफ़ी वाले कितने हैं? ये पूरे कॉफ़ी वाले 225। तो टोटल टी यूनियन सी में कितने होंगे? टी यूनियन सी मतलब कि इस पूरे में कितने होंगे टोटल में? एक तो ओनली दिस वाले प्लस कॉफ़ी वाले। वेन डायग्राम से समझो, ये 150 है और ये कॉफ़ी वाले कितने हैं? 225। ये वाले हैं 225, ये पूरे वाले 225 है ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 150। तो 150 प्लस 225 कितना हो गया? 150 प्लस 225, तो दिस इज 375, राइट। तो ये कितना आ गया? 375। सॉरी 150 नहीं, 50 होगा ये 50 था, टी वाला 50 है ना। 50 प्लस 225 इट इज़ 275। ध्यान से समझो, ये वाला जो केवल ये वाला पोर्शन है, इसको ब्लैक पेन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, केवल ये वाला पोर्शन है, ये कितना है? 50। और ये पूरा कितना है? 150। इसमें से ये वाला पोर्शन था 100, इधर मैं 100 लिख देता हूँ। तो ये पूरे 150 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूँ तो 50 आएगा, राइट। अगर मैं इसमें से 225 में से 100 को माइनस कर दूँ 125 आएगा। तो अगर हम तीनों को सम कर रहे हैं, हम तीनों यूनियन देख रहे हैं, तो वो कितना होगा? 50 प्लस 100 प्लस 125, वो कितना होगा? 275। तो मतलब अगर हमको नीदर वाले चाहिए, जो कि ना केवल टी ले रहे हो ना कॉफ़ी ले रहे हो, दोनों, अगर वो वाले स्टूडेंट्स ये जो टी भी नहीं ले और कॉफ़ी भी नहीं ले, तो वो कैसे आएंगे? पूरे में से जो टी और कॉफ़ी ले रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो पूरे कितने हैं? 600। इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर टी और कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स टेकिंग neither tea nor coffee is equal to 600 माइनस 600 में से क्या माइनस किया? यूनियन वाला, मतलब ये जो जितने भी ये सर्किल के अंदर आ रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं 600 में से। सर्किल के अंदर कितने आ रहे हैं? 275। 50 प्लस 100 प्लस 125, तो ये कितना है? 275। सर्किल के अंदर 275 आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया आंसर? 325। सो मतलब 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे होंगे ना कॉफ़ी ले रहे होंगे। वो कहाँ लाए करेंगे? वो इस बाहर वाले पोर्शन में लाए करेंगे। मतलब हम एक्चुअल में क्या निकाल रहे हैं? हम टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहते हैं टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब वो कैसे निकाल सकते हैं हम? यूनिवर्सल माइनस टी यूनियन सी, वही तो होता है ये। तो यूनिवर्सल कितना है? 600 माइनस टी यूनियन सी कितना है? 275। 600 माइनस 275 कितना है? 325। तो इस तरह से हमने इसको वेन डायग्राम की हेल्प से किया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी। तो हिंदी वाले कितने हैं? 100। इंग्लिश वाले कितने हैं? 50। और 25 नो बोथ, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश वाले कितने हैं? लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है इसमें ओनली हिंदी नहीं कहा इसने कहा हिंदी वाले। तो इसमें कुछ इंग्लिश वाले भी होंगे जो कि दोनों बोलते होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते होंगे, तो वो इसके अंदर भी इंक्लूडेड होंगे और इसके अंदर भी इंक्लूडेड होंगे। अगर वो ओनली कहता है तो हम क्या मानते? केवल हिंदी वाले बोल रहा है वो। तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों कितने हैं हमारे पास? 25। नाउ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रुप के अंदर? मतलब हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? दोनों का यूनियन, क्योंकि हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानेगा इंग्लिश जानेगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो दोनों ही नहीं जाने। तो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। अब दोनों वाले कितने हैं? ये दोनों वाले बीच वाला है, ये कितना है? 25 है, ये 25 है।
अब ये पूरा हिंदी वाला है, तो पूरे हिंदी वाले में कितने हैं 100, तो बचे हुए में कितने होंगे ओनली हिंदी वाले कितने होंगे, ओनली हिंदी वाले कितने होंगे 100 माइनस 25, मतलब ये पूरा जो सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, इसमें है 100, है ना। तो हमको केवल ये वाला पोर्शन देखना है अभी, ये वाला पोर्शन, तो ये वाले पोर्शन में कितने होंगे, इस पूरे में से इसको 25 को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 25 कितना हुआ 75, तो ये वाले पोर्शन में कितने हैं 75। ऐसे ही इंग्लिश वाले में केवल अगर हमको ये वाला पोर्शन देखना है, ये वाला, तो वो कैसे होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो बीच वाले को, तो इंग्लिश वाले कितने आएंगे 50 माइनस 25 कितना होगा 25। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, तो टोटल क्या होगा सबका सम, तो सबका सम देख लो, वापस समझा देते हैं। ओनली हिंदी वाले कितने होंगे, ओनली हिंदी वाले, हिंदी माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यही तो होगा, हिंदी में से हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश को माइनस कर दो, तो हिंदी कितना है 100 माइनस 25 वो कितना है 75। ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो वही 50 माइनस 25 कितना आएगा 25, राइट। अब 50 माइनस 25 अब हमको पता है कि हमको यूनियन पता लगाना है, मतलब हिंदी यूनियन इंग्लिश, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स, क्योंकि हर स्टूडेंट क्या है कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो बोल रहा है, हिंदी भी या तो हिंदी बोल रहा है इंग्लिश बोल रहा है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश मतलब ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो ओनली हिंदी वाले कितने हैं 75 प्लस ओनली इंग्लिश वाले 25 प्लस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वाले कितने हैं 25। हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो रही है, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वाले भी हैं, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले भी हैं, तो पहले हमको ओनली हिंदी वाले और ओनली इंग्लिश वाले निकालने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 25 प्लस 25 50, 75 प्लस 50 कितना हुआ 125, सो 125 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, ये 100 प्लस 25 125 सॉरी दिस इज 75 प्लस 25 100 प्लस 25 125, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 125। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं बहुत इजीली, पर आपको समझना पड़ेगा, दिमाग को खोल के सुनो समझो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो वापस इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो अगेन जस्ट रिवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच इट अगेन, और खुद ट्राई करके देखो तब आपको समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15th। सो क्वेश्चन नंबर 15th, now what are the things given to us in a survey of 60 people, means number of total students is equal to 60, this is total, right, number of total students is 60, number of Hindi newspapers, so number of Hindi newspapers is equal to 25, number of T newspapers, number of T newspapers is equal to 26, number of I newspapers, number of students reading I newspaper is equal to 26. Now what do we have, number of both H and I, H and I means intersection, so H and I is 9, number of both H and T, so H and T is equal to 11, number of both T and I, so T and I is equal to 8, and number of all three of them, so H intersection T intersection I is equal to 3. Now try to understand that, let's do it using Venn diagram. So बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखो बहुत देखना, हम लोगों के पास, मैं इसको 3 कलर के पेन से यूज़ करता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर हमने हिंदी वाले को माना ये, तो ये मान लेते हैं हिंदी का है ना। अब ये हिंदी है, दूसरा मान लेते हैं ये हिंदी मीन्स एच है, और दूसरा मान लेते हैं टी वाला है ये वाला, तो इस वाले पोर्शन को हमने मान लिया टी है ये। नेक्स्ट हम मान लेते हैं आई, तो आई मान लेते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है वो है आई, तो एच टी और आई। अब सबसे पहले क्या करना, बीच वाले पोर्शन को भरना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कौन सा वाला होगा, ये बीच वाला, तो बीच वाला कितना है ये 3, तो तीनों का कॉमन पार्ट है ये 3 है,
राइट। अब देखो ये कह रहा है एच, अब देखो एच इंटरसेक्शन आई अगर हम देखें, एच इंटरसेक्शन आई तो वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये रफली मैं बता रहा हूँ, इस तरह से होगा ना, तो ये बीच वाला पोर्शन होगा एच इंटरसेक्शन आई। अब इसमें ये 3 वाला ऑलरेडी है तो 3 वाले को तो हटाना पड़ेगा ना, तो एच इंटरसेक्शन आई में कितने एलिमेंट्स हैं, 9, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो ये टोटल देखो, अब ये टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 6 + 3 कितना आ रहा है, 9। तो हम कह सकते हैं ना 9, एच इंटरसेक्शन आई कितना है, 9। ऐसे ही अगर हम देखें एच इंटरसेक्शन टी, तो ये कैसे है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, ये बीच वाला, तो एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 11। तो 11 में से 3 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके अंदर 3 ले चुके हैं ना, तो बचा कितना 8, 8 + 3 कितना हो गया 11, 8 + 3 कितना आ गया 11। अब देखो ये आ गया 8, ये आ गया 6। अब देखो टी इंटरसेक्शन आई देखो, तो टी इंटरसेक्शन आई कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, तो ये बीच वाला पोर्शन वही, तो इसमें हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, 3 तो ले ही चुके हैं, तो 8 - 3 कितना हो गया 5, 5 हो गया। अब इसका सम करके देख लो, 5 + 3 8 हो रहा है ना, तो मतलब इंटरसेक्शन में आ रहा है। अब भरते हैं अंदर वाले एलिमेंट्स। अब देखो हिंदी में कितना है 25, तो टोटल ये 25 है ना, तो हमको तो कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला चाहिए ना अभी तो, क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं यहाँ पे। तो हिंदी पूरा, ये पूरे हिंदी में कितने 25, तो इस वाले पोर्शन में कितने होंगे, ओनली हिंदी में कितने होंगे 25 - 8 - 3 - 6, 25 - 8 - 3 - 6, इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली हिंदी, ओनली एच, वो कितना होगा 25 - 8। अब 25 - 8 - 3 - 6, तो दिस इज 9, 9 + 8 17, सो 25 - 17, सो दिस इज 25 - 17 इज 8, 25 - 17 कितना होता है, 8 ही तो होता है, तो ये कितना आ गया 8। ऐसे ही अगर ओनली टी की बात करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली टी वो कितने होंगे, अब केवल टी में से माइनस कर देते हैं, तो टी कितना है 26, तो 26 माइनस क्या करते हैं 8 - 3 - 5, ये वाले एलिमेंट्स 8 3 और 5, इसको हटा देंगे तो ओनली टी वाला आ जाएगा। तो 26 में से किसको माइनस किया हमने, 16 को माइनस किया, तो कितना आ गया 10, तो ये आ गया 10। अब ओनली आई वाला देखें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली आई वो कितना होगा, देखो ध्यान से, आई में ये तीनों को हटा देते हैं तो ओनली आई वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास, ये वाला पोर्शन, राइट। सो ओनली आई वाला कितना है 26, वापस -6 - 3 - 5, तो विच इज़ 26 माइनस 9 और 5 14, तो 26 - 14 कितना हो गया 12, तो ये कितना आ गया 12। अब देखो जिसने ये एलिमेंट्स भर दिए ना ढंग से, वो उसका तो इजीली क्वेश्चन हो गया, ये टोटल हमको दिया हुआ 60, तो उसका इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एटलीस्ट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब एटलीस्ट आ जाए, इसका मतलब वो क्या कह रहा है हमको, एटलीस्ट में कह रहा है यूनियन, तो नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, जब भी एटलीस्ट आ जाए कम से कम एक, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। तो यूनियन मतलब क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स है एच टी और आई के अंदर वो सारे एलिमेंट्स, तो यूनियन का मतलब क्या है, सबको ऐड कर लो, 8 + 8 + 10 लिखते चलो, 8 + 8 + 10 प्लस 8 + 8 + 10 प्लस 6 + 3 + 5, 6 + 3 + 5 प्लस दिस इज 12, 6 + 3 + 5 + 12। ध्यान से देखना पड़ेगा, 16 16 and 10, 26 26 and 6 32 32 and 8 40 40 and 10 50 50 और 2 52, so total 52. So at least any newspaper, at least reading one of the newspapers, people will be 52. कैसे किया हमने, यूनियन क्या होता है, तीनों का यूनियन क्या होगा, ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले, सबको ऐड कर लिए इन एलिमेंट्स को, तो ये एलिमेंट जिसने सही भर दिया उसके तो आंसर पूरा सही होगा, कंफर्म सही होगा। तो इनको ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले बीच वाले से स्टार्ट करो, ये नीचे वाले से स्टार्ट करो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, इसको भरो, फिर ऊपर बढ़ते चलो और फिर लास्ट में इन एलिमेंट्स को भरो इसके अंदर। तो ध्यान रहे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो। अब सेकंड पोर्शन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब क्या कह रहा है ये,
कि या तो केवल हिंदी पढ़ रहा हो या केवल इंग्लिश पढ़ रहा हो या तो केवल एच पढ़ रहा हो या केवल टी पढ़ रहा हो या केवल आई पढ़ रहा हो। तो केवल एच वाले कितने हैं, ये वाला पोर्शन एच वाला है ना केवल, तो ये वाला पोर्शन कितना है 8। केवल टी वाला कौन सा, ये वाला, ये कितना है 10, और ये कितना है केवल आई वाला, तो ये कितना है 12। देखो ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये केवल इस वाले पोर्शन की, ये होगा एच वाला, ये वाला होगा टी वाला, और ये वाला होगा आई वाला, केवल आई वाला। तो 8 + 10 + 12, सो 8 + 10 + 12, तो ये 12 और 8 20, 20 and 10 30। सो 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16th क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से करने वाले हैं हम लोग जैसे हमने 15 को किया। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, सो नंबर ऑफ ए 21, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ बी 26, number of C 29. If 14 people liked products A and B, number of A intersection A and B, so A intersection B is equal to 14. 12 people liked products C and A, number of C and A is equal to 12. And 14 people liked number of B and C is equal to 14। ध्यान से लिखना है कहीं गड़बड़ नहीं होता है। देखो ये था 14, 12 एंड 14, 14, 12, 14। अब नंबर ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 8। तो वही हम लोग वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। अब तो वेन डायग्राम बनाया हमने, बहुत ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को, वैल्यूज़ को ध्यान से भरो। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ये तीनों से, फिर दोनों से, और फिर लास्ट में एलिमेंट्स को भरो। तो हमने वही सबसे पहला इसको मान लेते हैं, ये ए है, ए। दूसरा ये मान लिया हमने, ये हमारे पास है बी, बी। थर्ड ये मान लेते हैं हम लोग, दिस इज़ सी, राइट। सो हमको पता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का म्यूचुअल वाला, तीनों का कॉमन पार्ट, वो है 8। तो वो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे वाला, तो ये कितना है 14 है। तो 14 एलिमेंट्स है, तो मतलब 14, 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने और आएंगे 6। तो 8 और 6 तभी तो 14 होगा। तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना है 12, तो ये वाला कितना है 12। तो 12 में से हम लोग ऑलरेडी 8 को ले चुके हैं, तो ये कितना आएगा 4। भाई 12 में से 8 को ले चुके हैं तभी तो 12 हो रहा है। अब 8 + 4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14, 14 में से हम ऑलरेडी 8 को ले चुके हैं, तो कितना और आएगा 6। सम करके देख लो, 88 और 6 कितना हो रहा है 14 आ रहा है ना। तो 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 और 4 12, ठीक है। अब ए वाले देखते हैं, तो ए में 21 है, तो ओनली ए वाले कितने होंगे 21 - 6 - 8 - 4, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 21 में से 18 माइनस करें कितना आएगा 3, तो ये कितना आएगा 3। कैसे किया हमने, ये पूरा हमको पता है 21 है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हटाएंगे तभी तो ओनली ए वाले आएगा। ओनली ए कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ओनली बी वाला पोर्शन कौन सा है, ओनली बी वाला पोर्शन, ओनली बी, वो कितना होगा, टोटल 26 है, तो 26 माइनस बी वाले में कितने हैं 6, 6 और 8, 6, 6 और 8, 26 माइनस दिस 8 + 6 14, 14 and 6 20, 26 minus 20 is 6, this will be 6. Now see, this is 26 minus 6 20, 20 minus 6 14, 14 minus 8 6. Now we have to find out only C. So only C कर क्या रहे हैं हम, C में से, ये पूरा C है, इसमें से इन तीनों को हटाएंगे तभी तो ओनली C वाला आएगा। ओनली C वाला पोर्शन मतलब कौन सा वाला पोर्शन कह रहा है, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है।
केवल सी वाला, ये वाला। ऐसे ओनली बी मतलब ये वाला पोर्शन केवल, ओनली ए मतलब ये वाला पोर्शन केवल। तो ओनली सी में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली सी, टोटल सी में कितने हैं हमारे पास 29, 29 -8 -4 -6। अब 29 6 और 4 10 18, 29 में से 18 गए तो कितना बचेगा 11। तो ये ओनली सी वाले कितना आ गए 11। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर में हमको यही तो निकालना है कि हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो आंसर इज इक्वल टू 11। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया 11। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज हाउ वी हैव डन मिसलिनियस एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई हो। बहुत मतलब ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि और एक्सरसाइज से कंपैरेटिवली लेवल अप है इसका। तो ध्यान से समझो, बार बार देखो, बार बार करके देखो, 3-4 बार खुद देखो, 3-4 बार ट्राई करो और बहुत ध्यान से खुले दिमाग से समझो इन चीज़ों को। सो थैंक यू ऑल।